मित्रों नमस्कार। सतत ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने व्यंजन के बारे में पढ़ा। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन में कौन कौन से वर्ग होते हैं, जिनमें हम लोगों ने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने देखा कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, द्विगुण व्यंजन क्या होता है। प्राणत्व के आधार पर हमने देखा कि अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन होते हैं। घोषत्व के आधार पर हमने देखा कि अघोष और सघोष व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है। और इसके पहले क्लास में हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं स्वर और व्यंजन पर कुछ प्रश्न देखते हैं और जो भी टॉपिक हम लोगों का व्यंजन और स्वर से छूटा हुआ है उसको इसमें कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए फिर आज की क्लास प्रारंभ की जाए। पहला क्वेश्चन है, दंत ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा है। दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ मतलब होता है दांत, यानी दंत और ओष्ठ, दंत ओष्ठ। ठीक। अब दंत ओष्ठ से उच्चारित होने वाला आपका कौन सा है वर्ण, वो होता है वा। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तब देखेंगे ऊपर के दांत और नीचे का ओंठ दोनों मिल जाते हैं, इसी वजह से इसे दंत ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। दूसरा है कंठ तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण। देखिए कंठ तालु से ही लग रहा है कि एक कंठ से होगा, दूसरा तालु से होगा, यानी कंठ और तालु के मिलने से उच्चारित होने वाला वर्ण ही कौन सा है, कंठ तालु है। ठीक। हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक। दूसरी चीज़ तालु, च वर्ग के जितने हैं उनका उच्चारण होता है तालु से। अब यहाँ पर आपका प्रश्न ये है कि कंठ तालु से उच्चारित होने वाला, यानी दोनों का जिसमें प्रयोग किया जा रहा है, तो ऐसे हमारे जो वर्ण होते हैं ए, ऐ, जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि नहीं, इनका उच्चारण कंठ और तालु के मिलने से हो रहा है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। शब्दकोश में छ यानी क्षत्रिय का स्थान किसके बाद आता है। हम लोगों ने कल देखा था संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हमारे 4 प्रकार के थे, हम लोगों ने देखा था। कौन कौन से। पहला छ, दूसरा त्रंग, तीसरा ज्ञ और चौथा श्र। ठीक। अब चारों में जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका वो छत्रंग, छत्री वाला छ जो है उसका स्थान किसके बाद आता है। तो हम लोगों ने देखा था कि छत्री में इसका जो स्थान वर्णमाला में आता है वो क वर्ग में क के बाद आता है। ठीक। अगर छ को देखिए, छ को अगर तोड़ा जाए तो कैसे लिखेंगे, क श अ। ठीक। तो ये हमारा किस वर्ग में आएगा, क वर्ग में। किस वर्ण के बाद आएगा, तो क वर्ण के बाद इसका स्थान आता है। आइए अगला प्रश्न हमारा है, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक। देखिए उदाहरण पूछ रहा है, पार्श्विक व्यंजन होते क्या हैं। ऐसे व्यंजन जिनका हम उच्चारण करते हैं तो मुख से जो हवा आती है वो जिह्वा के बगल से निकल जाए, यानी कि जिह्वा के पार्श्व से, पार्श्व मतलब बगल से निकल जाए, तो उसे हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। जैसे ल का जब उच्चारण करते हैं तो देखते हैं कि जिह्वा का अग्रभाग ऊपर की तरफ घूमता है और हवा जो है जिह्वा के दोनों बगल से बाहर निकल आती है, इस वजह से ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि अर्धस्वर के उदाहरण कौन से हैं। तो जान लीजिए कि अर्धस्वर कौन से होते हैं। ऐसे वर्ण जो कभी स्वर एवं कभी व्यंजन की भांति व्यवहार करते हैं उन्हें
अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर के उदाहरण कौन से हैं? य और व। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और ख़ास तौर से यूपी SSS की परीक्षा में ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो ये याद होने चाहिए आपको। देखिए, मैं जितने प्रश्न यहाँ पर आपके सामने लेकर के आया हूँ ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं और बच्चे या तो इन्हें गलत कर देते हैं या तो इनके बारे में उन्हें पता नहीं होता है। तो आप लोग को प्रॉपर नोट्स बनानी है, उसमें ये पॉइंट नोट कर लेना है और जब आप प्रश्न करेंगे तो आप पाएंगे कि जितने टफ क्वेश्चन जो आपके पहले छूट रहे थे वो अब सभी कवर हो जा रहे होंगे। तो ये आपको अच्छे से नोट करना है। चलिए आइए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कंठोष्ठ कंठोष्ठ कौन से उच्चारित करने वाले वर्ण हैं? देखिए, कंठोष्ठ मतलब हो गया कंठ, ठीक, प्लस ओष्ठ। कंठ से और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले। अब इसमें आप देखिए ओ औ, ये दोनों क्या हैं? कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले। हमने इसके पहले देखा था, अभी क्या था? कंठ और तालु। कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले कौन थे? ए, अय, ठीक। और अभी हम लोगों ने क्या क्वेश्चन देखा? कंठ ओष्ठ से ओ औ, यानी कि देखिए ए, अय, ओ औ, ठीक है। कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, तो कंठ तालु हो गया ए औ और कंठ ओष्ठ हो गया ओ औ। ये भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह किसे कहा जाता है? देखिए, अयोगवाह अंग आह, अंग आह को कहा जाता है। ये दोनों अयोगवाह होते हैं। अगर स्वरों की संख्या देखी जाए तो 11 होती है, लेकिन अयोगवाह को भी अगर मिला लिया जाए तो स्वरों की संख्या कुल 13 हो जाती है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है, इसमें पूछा हिंदी के वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, कैसे आती है हम लोग देखते हैं। नंबर का क्वेश्चन है ये कि हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, जिसमें हम लोगों ने देखा था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने थे? 25। ये कौन से होते हैं? क, च, ट, त, प वर्ग के, टोटल 25 थे। उसके बाद हमने अंतस्थ व्यंजन देखा, य, र, ल, व। कौन से? य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। फिर हमने देखा था ऊष्म व्यंजन, श, ख, स, ह। ये कौन से थे हमारे? ये ऊष्म व्यंजन थे। तो इनको कुल मिला करके हमने देखा था कि 33 व्यंजन हुए थे। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। अब आप कहोगे कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। देखिए, आपने पढ़ा था द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? जो 2 गुण प्रदर्शित करते, जैसे हमने बताया था सड़क, ठीक, दूसरा डमरू, ठीक, मेढक, ढपली। तो ये इसमें ड और ढ, ये दोनों जो हैं ये क्या है? द्विगुण है, 2 गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो 2 हो गया। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। अयोगवाह में आपने देखा अंग और अह, ये 2 हमारे कौन से हैं? अयोगवाह हैं। फिर संयुक्त अक्षर, देखिए संयुक्त अक्षर भी हम लोगों ने कल देखा था, छ, त्रंग, ज्ञ और श्र, ठीक। ये हमारे क्या हो गए? संयुक्त अक्षर हो गए। फिर उसके बाद देखा जाए तो मूल स्वर, जैसा कि हमने अभी बताया था आपको कि मूल स्वर 11 हैं, अगर अयोगवाह को भी ले लिया जाए तो 13 हो जाते हैं।
अब इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो पाएंगे कि कुल वर्ण जो हो गए स्वर और व्यंजन को मिला करके वो 52 आते हैं। ठीक, ये सिर्फ जानकारी के लिए ज़रूरी है। बाकी इसमें से पूछ सकता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 होती है। उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2। अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, 4। मूल स्वर की संख्या कितनी है, 11। ये सभी आपको याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर आप आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, नासिक के व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण नाक से होता है। अभी तक हमने देखा कि कई इस तरह के उच्चारित होने वाले हमारे व्यंजन होते हैं, तो नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण नाक से होता है। देखिए, अब यहाँ पर यहाँ प्रत्येक वर्ग का क च ट त प, ठीक है, इनमें जितने भी आपके वर्ग हैं, इनमें जो लास्ट वर्ण है, पांचवा वर्ण, वो कौन सा होगा? नासिक व्यंजन। जैसे य, ड़, अंग, न, म, ये क्या हो जाएगा? नासिक व्यंजन हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द्वित्व व्यंजन के उदाहरण। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था द्विगुण व्यंजन, ये है द्वित्व व्यंजन। इन दोनों से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। द्विगुण जो 2 गुण प्रदर्शित कर रहा था, यहाँ पर है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किन्हें कहते हैं? देखिए, जब कोई हमारा शब्द आता है, ठीक है, उसमें होते हैं 2 एक तरह के वर्ण, और उनमें भी एक आधा होता है और दूसरा पूरा होता है, तो उसे हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे कच्चा, बच्चा, डिब्बा। कच्चा में देखिए चा वर्ण आपका 2 बार आया है, एक बार पूरा आया है, दूसरा बार आधा आया है, तो इस वजह से ये द्वित्व व्यंजन हो गया। दूसरा बच्चा, एक चा आधा आया है, दूसरा चा पूरा आया है, इस वजह से ये हो गया द्वित्व व्यंजन। इसी प्रकार से हम देखते हैं डिब्बा। डिब्बा में एक बा आधा आया है, दूसरा पूरा आया है, तो इस वजह से डिब्बा क्या हो गया? द्वित्व व्यंजन। और अगर देखेंगे तो अल्लाह, अब्बा, ये सब क्या है? ये हमारे द्वित्व व्यंजन है। चलिए आइए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आपको समझ में आ रहा है तो। 11वां प्रश्न क्या है? अनुस्वार किसे कहते हैं? देखें, अनुस्वार ऐसे ध्वनियाँ होती हैं जो स्वर के बाद आती हैं। अनुस्वार जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर के बाद नासिक ध्वनि आए तो वो कौन सा होगा? अनुस्वार होगा। जैसे अंग, अह नहीं होगा। अंग हमारा क्या है? अनुस्वार है। अह क्या है? अंग, अह, ये हमारा विसर्ग होता है। ठीक, अनुस्वार अंग, और अह जो है ये हमारा होता है विसर्ग। ठीक, आखिरी क्वेश्चन हमारा है विसर्ग एवं अनुस्वार को क्या कहते हैं? देखिए, कई बार प्रश्न ये आ जाता है कि इनमें कौन सा अयोगवाह है। ठीक, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और एक ऑप्शन में रहेगा आपका अनुस्वार। अनुस्वार क्या हो जाएगा आपका? ये अयोगवाह होता है। या विसर्ग दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? आपका अयोगवाह हो जाता है। बाकी 3 ऑप्शन आपके अलग कोई दूसरा व्यंजन दे देगा और एक अनुस्वार या विसर्ग दे देगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुस्वार या विसर्ग। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी तक यूपी SSS और यूपी PSC की परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और लगातार इनके आने की संभावना भी बनी हुई है। ये ऐसे प्रश्न थे जिनमें बच्चों को दिक्कत होती है समझने में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए फिर आप व्यंजन और स्वर पर जितने भी प्रश्न किताबों में दिए हुए हैं आप उनको करिए, और अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में मिलेंगे, पढ़ेंगे उसको, और वो संज्ञा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।